हेलो फ्रेंड्स, मैं सुभाष आप सभी का आपके चैनल पहल द लर्निंग पॉइंट में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए आर्थिक पैकेज जो भारत सरकार के द्वारा 20 लाख करोड़ के जो आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी उससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो है वो, आप लोग उसे ज़रूर से देखें। मैंने देखा है कि बहुत से लोगों ने नहीं देखा है, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि आप उसे देखिए। वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन बन रहे हैं और बहुत से पॉइंट्स ऐसे हैं जो आने वाले समय में इम्पोर्टेंट हैं। तो उसमें मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा था जिसका आंसर मैंने आप लोगों को चैनल पर देने के लिए बोला था, लेकिन बड़ी दुख की बात है, मात्र एक ने उसका आंसर दिया है और मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो चलिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। मैंने क्या पूछा था? मैंने पूछा था वित्तीय वर्ष, यहाँ क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट में मनरेगा हेतु कितने रुपए की राशि आवंटित की गई थी? तो उसका आंसर है 61,500 करोड़। नेक्स्ट है 60,500 करोड़। थर्ड है 71,200 करोड़ और चौथा ऑप्शन है 50,000 करोड़। इसका आंसर है 61,500 करोड़ और इसका आंसर विवेक आनंद कुमार जी ने दिया है और उनका आंसर सही है और मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने ही आंसर दिया है। मैं आशा कर रहा था कि और भी लोगों का आंसर आएगा, लेकिन मात्र सिर्फ एक विवेक आनंद कुमार जी ने आंसर दिया, तो उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो पर आते हैं और आज का वीडियो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं टी.एस. एलियट से संबंधित वीडियो तैयार कर रहा हूँ, जो पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत टॉपिक है उससे रिलेटेड है। इसके पहले मैंने विलियम वर्ड्सवर्थ और प्लेटो से संबंधित वीडियो आप लोगों को दिया है और आज मैंने टी.एस. एलियट से रिलेटेड लाया हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महत्वपूर्ण हैं टी.एस. एलियट पाश्चात्य साहित्य सिद्धांत से, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से पूछे जाएंगे और मैं बीच बीच में बताऊंगा कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से ही, आज के वीडियो से ही बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो अच्छे से देखिएगा आज का वीडियो। चलिए पहला जो पॉइंट है टी.एस. एलियट से संबंधित है, पहला पॉइंट, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टी.एस. का फुल फॉर्म क्या है, तो उसी का क्वेश्चन है, देख लीजिए। टी.एस. एलियट का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है थॉमस स्ट्रियंस एलियट। तो याद रखिएगा, थॉमस स्ट्रियंस एलियट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और गए हैं। यूजीसी के जो नेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें ये सिलेबस में है और उसमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं ये। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टी.एस. एलियट का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ 26 सितंबर 1888 सेंट लुइस अमेरिका, मिसौरी अमेरिका में हुआ था। सेंट लुइस इंपॉर्टेंट है। कब हुआ है? 26 सितंबर 1888 में। नेक्स्ट देखते हैं, टी.एस. एलियट के पिता का नाम क्या है? तो उनके पिता का नाम है हेनरी वेयर एलियट और माताजी का नाम है शार्लोट चेप स्ट्रियंस। ठीक है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट्स पर हम लोग आते हैं। टी.एस. एलियट की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी? तो उसका आंसर है स्मिथ एकेडमी सेंट लुइस में। इनकी पढ़ाई जो है 2-3 जगह हुई है, कुछ सेंट लुइस अमेरिका में हुई है, कुछ इंग्लैंड में भी, कुछ फ्रांस में भी रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड है। टी.एस. एलियट की प्रारंभिक शिक्षा स्मिथ एकेडमी सेंट लुइस में हुई है। उसी से संबंधित मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं, इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। टी.एस. एलियट उच्चतम शिक्षा के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए। टी.एस. एलियट उच्चतम शिक्षा के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय गए और एमए 1911 में, तो इम्पोर्टेंट है वो। और वहीं पर हार्वर्ड में ही इन्होंने संस्कृत और पाली भाषा का भी अध्ययन किया। इम्पोर्टेंट है यह। इसका प्रयोग, संस्कृत और पाली का प्रयोग इन्होंने अपनी बहुत सारी रचनाएं में की है, आगे हम लोग देखेंगे। मैं एक इनसे कविता जो इनकी है उससे रिलेटेड मैंने पॉइंट्स रखा है जिसमें संस्कृत से संबंधित कुछ बातें हैं, तो अच्छे से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है टी.एस. एलियट की पत्नी का नाम क्या है? टी.एस. एलियट ने 2 शादी की थी, तो इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन मैंने देखा एक जगह पूछा गया है।
तो इसीलिए मैंने आपके सामने रखा है। तो उनकी पत्नी का नाम देखिए, पहली जो शादी उन्होंने की थी वह 1915 में की थी, और कब तक रही थी वो शादी? 1932 तक रही थी, ठीक है। और दूसरी शादी एस्मे वेलरी फ्लेचर से की थी, और इन्होंने इनसे शादी कब की है? 1957 में। तो याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिखा था, मैंने नहीं बताया क्योंकि नीचे पॉइंट है, उसे बोलने के बाद मैं उसको बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि वो छूट गया है। चलिए आगे देखते हैं, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट है टी.एस. एलियट वर्ष 1914 इंग्लैंड गए हैं, ठीक है। इंग्लैंड कब गए टी.एस. एलियट? 1914 में गए। और ये क्यों गए थे? तो उन्हें ऑक्सफोर्ड से स्कॉलरशिप मिला था पढ़ाई के लिए, साइकोलॉजी से संबंधित, तो इसलिए वो इंग्लैंड चले गए थे। कब गए थे? 1914 में ऑक्सफोर्ड से स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो गए थे। और कहाँ पर उन्होंने वो पढ़ाई की थी? तो वो मर्टन कॉलेज में की थी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इंग्लैंड में, ऑक्सफोर्ड में उन्होंने साइकोलॉजी की पढ़ाई कहाँ पर से की है? तो मर्टन कॉलेज से की है। इंपॉर्टेंट है यह। चलिए, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, टी.एस. एलियट ने इंग्लैंड की नागरिकता ग्रहण की। जब ये इंग्लैंड गए 1914 में, तो इन्हें इंग्लैंड काफ़ी पसंद आया, इंग्लैंड से इन्हें प्रेम हो गया। फिर वो अमेरिका लौट के नहीं आए, और वो उन्होंने इंग्लैंड की नागरिकता ग्रहण की। तो उन्होंने नागरिकता कब ग्रहण की है? तो 1927 में। टी.एस. एलियट ने इंग्लैंड की नागरिकता कब ग्रहण की? 1927 में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यह। चलिए नेक्स्ट है, टी.एस. एलियट की मृत्यु कब हुई? तो टी.एस. एलियट की मृत्यु हुई है 4 जनवरी 1965, 1965। कहाँ हुई? तो लंदन में हुई है। और कैसे हुई है? तो एलियट की मृत्यु एम्फिसीमा रोग से हुई थी। एम्फिसीमा रोग है जो सांस लेने में प्रॉब्लम होता है, फेफड़े की बीमारी है, तो उससे इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और टी.एस. एलियट कवि थे, लेखक थे, निबंध लिखते थे, नाटक भी लिखे हैं, ड्रामा भी लिखे हैं, और लेकिन इसी बीच में उन्होंने नौकरी भी की है। तो उसी से संबंधित मैंने एक पॉइंट यहाँ पर लिखा है, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। वो मैं नेक्स्ट वीडियो जो इनसे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन लाऊंगा, वीडियो लाऊंगा, उसमें आप लोग देखिएगा। देखिए, टी.एस. एलियट ने अपने जीवन में लेखन कार्य के साथ शिक्षक, वो टीचर भी रहे, हार्वर्ड में वो प्रोफेसर भी रहे कुछ समय के लिए, और बैंक में शिक्षक और बैंक में भी कार्य किया। कुछ समय तक वो बैंक में भी क्लर्क का काम किए थे। तो ये पॉइंट मैंने लिखा। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि उन्होंने किस बैंक में, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि उन्होंने किस बैंक में कार्य किया। तो लॉयड बैंक था जिसमें उन्होंने कार्य किया था। मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी उस पर बनाऊंगा, इंपॉर्टेंट है वो बैंक, लॉयड बैंक में उन्होंने काम किया था। एग्जाम में पूछा हुआ है, यूजीसी की जो नेट की परीक्षा है उसमें आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टी.एस. एलियट को उनकी लेखन शैली ढूंढने में मदद की। किसने मदद की है? तो फ्रांस के जुल्स लाफोर्गू ने टी.एस. एलियट की लेखन शैली में मदद की है, ठीक है। किसने की? तो फ्रांस के जुल्स लाफोर्गू ने। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। वीडियो पूरा देखने की कोशिश कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आगे एक पॉइंट ऐसा आएगा जिससे बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और आप इससे पहले टी.एस. एलियट जिस सिलेबस में भी रहे हैं परीक्षाओं में, आप क्वेश्चन डाउनलोड या कहीं से खोजने की कोशिश कीजिएगा, आपको उस टॉपिक पर क्वेश्चन मिलेंगे ही, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट है वो। चलिए हम लोग आगे पहले देख लेते हैं। लंदन में जब वो 1914 में लंदन चले गए थे, उसके बाद की है कि लंदन में टी.एस. एलियट की शुरुआती लेखन कार्यों में मदद की। किसने मदद की? तो अमेरिका के कवि थे एजरा पाउंड, इन्होंने टी.एस. एलियट की शुरुआती लेखन कार्यों में मदद की, और इनका योगदान काफ़ी रहा है इनके लेखन में। आगे आप लोग देखिएगा, एक दो क्वेश्चन आएंगे इनसे रिलेटेड और भी। तो लंदन में टी.एस. एलियट के शुरुआती लेखन कार्यों में किसने मदद की? तो अमेरिकी कवि थे एजरा पाउंड, नाम याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। टी.एस. एलियट की प्रारंभिक शिक्षा के दौरान, जब उनकी प्रारंभिक शिक्षा हो रही थी स्मिथ एकेडमी में, आपने शुरू में देखा था, तो
एकेडमी में प्रकाशित कविता कौन सी थी? टी.एस. इलियट की प्रारंभिक शिक्षा के दौरान द स्मिथ एकेडमी में प्रकाशित कविता कौन सी थी? ये छोटे, जब बचपन में ही छोटे थे, स्कूल में पढ़ रहे थे, तभी से इनको कविता लिखने का शौक था और वो कविता लिखते थे। तो उस वक्त जो स्कूल में उनकी एक कविता प्रकाशित हुई थी, तो उसका नाम क्या था? देख लीजिए, यहाँ मैंने लिखा अ फेबल फॉर फेस्टर्स, ठीक है, याद रखिएगा इसे। और ये कब प्रकाशित हुई थी? तो 1905 में, इम्पॉर्टेंट है ये। और जब ये स्कूल में ही थे द स्मिथ एकेडमी में, तो वहाँ पर छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखते थे। तो वो 3 कहानियाँ कौन सी थी, मैं यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए लिखा हूँ, इसे भी एक नज़र में देख लीजिए। टी.एस. इलियट ने 1905 में छोटी कहानियाँ भी प्रकाशित हुई थी 1905 में। इलियट की हो जाएगा, ठीक है। इलियट की 1905 में छोटी कहानियाँ भी प्रकाशित हुई थी। तो कौन कौन सी थी? पहला है बर्ड्स फॉर फेयर, सेकेंड है अ टेल ऑफ अ वेल, और थर्ड है द मैन हु वॉज किंग। तो ये याद रखिएगा, तीनों को, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे देखिए इस तरह से पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा कहानी या रचना है जो टी.एस. इलियट के स्कूली समय में द स्मिथ एकेडमी में प्रकाशित हुई थी। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, इससे इम्पोर्टेंट है वो। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट शुरू हो जाता है टॉपिक और उनकी रचना से संबंधित, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, टी.एस. इलियट की पहली कविता कौन सी है? इनकी पहली कविता कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर है द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफोक, ठीक है, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रोफोक, ठीक है, ये इनकी पहली कविता है, याद रखिएगा। और इसका प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ है 1915 में। ये पब्लिश कब हुआ था? इनकी पहली कविता 1915 में हुई थी। और इसके प्रकाशन में, मैंने यहाँ पॉइंट लिखा है, इनके प्रकाशन में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके प्रकाशन में एजरा पाउंड ने सहयोग किया था। जैसा ऊपर आप लोगों ने देखा था कि लंदन में टी.एस. इलियट की शुरुआती लेखन कार्यों में किसने मदद की थी, तो वहाँ पर नाम आया था अमेरिका के कवि एजरा पाउंड। तो एजरा पाउंड ने ही इनकी जो पहली कविता है 1915 में प्रकाशित हुई थी, और उसमें इन्होंने सहयोग किया है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नीचे का जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और नीचे का जितना भी पॉइंट आएगा इस पेज पर, ये सारा इसी से रिलेटेड होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन, अगर टी.एस. इलियट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, ये जो यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे, 80% मैं बोल रहा हूँ कि इससे ही क्वेश्चन टी.एस. इलियट के आएंगे। तो इसे अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं, टी.एस. इलियट की सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण रचना या कविता है, कौन सा है? तो वह है द वेस्टलैंड। इसे बंजर भूमि भी बोलते हैं, हिंदी में आप जब ढूंढेंगे तो ये बंजर भूमि मिलेगा, द वेस्टलैंड, ठीक है। अब इसे देख लिया आप लोगों ने, प्रसिद्ध रचना कौन सी है? द वेस्टलैंड है, ठीक है। अब इसके बाद इससे रिलेटेड पॉइंट्स को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए द वेस्टलैंड का प्रकाशन कब हुआ था? तो इसका प्रकाशन हुआ है 1922 में, 1922 में। नेक्स्ट पॉइंट है द वेस्टलैंड कविता में कुल कितनी पंक्तियां हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, द वेस्टलैंड कविता में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो यह है 434। इसे याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात बता रहा हूँ, द वेस्टलैंड जो कविता है इसमें 5 कविता है, 5 अध्याय, 5 हैं, जिस पर टोटल 434 पंक्तियां हैं, वो पाँचों को मिलाकर, कविताओं को मिलाकर। मैं आगे बताऊंगा वो कौन कौन सी कविता है, 5 मैंने लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में। तो यहाँ याद रखिए, द वेस्टलैंड कविता में कुल कितनी पंक्तियां हैं? तो 434, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द वेस्टलैंड का प्रकाशन सबसे पहले किस साहित्यिक पत्रिका में की गई? 1922 में प्रकाशित हुआ था द वेस्टलैंड। तो इसकी पहला जो प्रकाशन है वो किस पत्रिका में हुई थी? तो इसका प्रकाशन पहले ब्रिटेन में हुआ, और कौन सी ब्रिटेन की पत्रिका थी? द क्राइटेरियन, ठीक है, ये पत्रिका थी द क्राइटेरियन पत्रिका ब्रिटेन की, उसमें यह प्रकाशित हुआ था सबसे पहले। और नीचे इसी से रिलेटेड एक पॉइंट्स है कि और कहाँ प्रकाशित हुआ था ये,
तो यह भी 1922 में ही प्रकाशित हुआ था, लेकिन ब्रिटेन के बाद हुआ था ये लगभग। देख लीजिए पॉइंट्स, उसके बाद मैं बताता हूँ। द वेस्टलैंड कविता का प्रकाशन अमेरिका में कब हुआ था? तो ये अमेरिका में अक्टूबर महीने में हुआ है, ठीक है, अक्टूबर में 1922 में हुआ था। और किस पत्रिका में हुई थी? तो द डायल पत्रिका में हुई थी। ब्रिटेन में जो हुई थी द क्राइटेरियन पत्रिका में हुई थी, और अमेरिका में जो हुई है वह द डायल पत्रिका है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूजन हो सकता है, तो इसे याद रखिएगा अच्छे से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वेस्टलैंड कविता को टी.एस. एलियट के द्वारा किन्हें समर्पण किया गया, किन्हें समर्पित किया गया, किनके नाम पर? तो वह है एजरा पाउंड। आप लोगों ने ऊपर 2 क्वेश्चन देखा था एजरा पाउंड से। इन्होंने उनकी लेखन शैली में काफ़ी सहायता की थी, प्रथम जो कविता थी उसके प्रकाशन में भी इनका काफ़ी सहयोग रहा था। तो यह जो द वेस्टलैंड कविता है ये किन्हें समर्पित की है? तो एजरा पाउंड को। यह इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन पूछा गया बहुत बार। और देखिए इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट है, वो भी पूछा हुआ है, रिलेटेड क्वेश्चन है। एजरा पाउंड को किया, और पाउंड के लिए, एजरा पाउंड के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। वो शब्द कौन सा है? तो इल मेग्लियोर फैब्रो। इसे याद रखिएगा, यूजीसी के नेट की परीक्षा में मैंने देखा है, सेट में वहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ है इस तरह से कि इल मेग्लियोर फैब्रो शब्द का प्रयोग टी.एस. एलियट्स ने किनके लिए किया है? तो इसका आंसर क्या होगा? एजरा पाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है यह। तो ये जो आप लोगों ने देखा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड 3 और पॉइंट है द वेस्टलैंड से, उसे देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है द वेस्टलैंड कविता की पहली पंक्ति है, क्या है पहली पंक्ति? तो वो देखिए, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। याद रखिएगा, ठीक है, पहली पंक्ति अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ है। नेक्स्ट है द वेस्टलैंड कविता की अंतिम पंक्ति है, अंतिम पंक्ति क्या है? तो वह है आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। दोनों को याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, द वेस्टलैंड कविता में संस्कृत भाषा के ओम शांति 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 का भी प्रयोग टी.एस. एलियट के द्वारा किया गया है। जैसा कि आपने पढ़ा था हार्वर्ड में इन्होंने संस्कृत और पाली भाषा का भी अध्ययन किया है, तो इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं जिसमें इन्होंने उनका प्रयोग भी किया है। तो द वेस्टलैंड जो कविता है इनकी, उसमें संस्कृत भाषा के ओम शांति 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 जो मंत्र है उसका प्रयोग किया है। तो इम्पोर्टेंट है यह जो पॉइंट है आपने देखा यहाँ से, यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है पूरा, फर्स्ट पोएम से लेकर ये लास्ट तक। इसे अच्छे से देखिएगा, नोट कीजिएगा, 2-3 बार इसे अच्छे से पढ़िए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और नेक्स्ट पॉइंट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, और इनकी कृति जो है द वेस्टलैंड और भी 2-3 है, उनके कारण इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है साहित्य का। याद रखिएगा, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। चलिए पॉइंट्स देख लेते हैं हम लोग। टी.एस. एलियट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और कब सम्मानित किया गया है? तो यह 1948 में इन्हें सम्मानित किया गया है। टी.एस. एलियट को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1948 में दिया गया है। नीचे एक और है, उन्हें पुरस्कार दिया गया है। टी.एस. एलियट को इंग्लैंड के द्वारा ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार भी दिया गया, और यह पुरस्कार उन्हें 1948 में ही दिया गया है। तो ये दोनों पॉइंट को याद रखिएगा। ऊपर जो नोबेल पुरस्कार है साहित्य का 1948 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। टी.एस. एलियट की जो साहित्य में देन है उसी से संबंधित नेक्स्ट पॉइंट है कि उनके द्वारा क्या किया गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं हम लोग। टी.एस. एलियट के द्वारा पाश्चात्य साहित्य की देन क्या है? तो एलियट ने समीक्षा या समालोचना, इन्होंने कुछ रचनाएं इनकी है जिसमें इन्होंने समीक्षा की है बहुत सारी जो लेखक हुए उनकी रचनाओं की। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर की जो हैमलेट है उसकी की है, दाते की कुछ रचना है उसकी इन्होंने समीक्षा की और समालोचना की है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका। फिर सबसे इम्पोर्टेंट उनका जो सिद्धांत है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे जो सिलेबस हैं
जिसमें एलियट्स पढ़ना है। जैसे इंग्लिश अगर भाषा से कोई अगर एमए कर रहे हैं तो उसमें अगर एलियट्स के हैं तो उसमें निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत पढ़ना बहुत ही ज़रूरी होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। और एक और है वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए इनका कहना क्या है। वस्तुनिष्ठ समीकरण सिद्धांत में इनका कहना है कि अगर आप किसी एक रचना की आलोचना करते हैं या उनके बारे में कुछ लिखते हैं या किसी लेखक के बारे में, तो एक की नहीं, उस समय जो एक एरा था उस समय के जितने भी रचना हुई हैं उस समय में, और उस समय के जितने भी रचनाकार हुए हैं उन सभी को पढ़ना है। पढ़कर ही हम उनकी आलोचना कर सकते हैं। तो उसी को इन्होंने वस्तुनिष्ठ समीकरण का सिद्धांत दिया है। इनका कहना है कि किसी एक कविता को पढ़कर उसके बारे में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, उस समय की जो और रचनाएं हैं उनको भी पढ़ना जरूरी है, तभी हम कुछ बोल सकते हैं उसके बारे में। ठीक है, अब देखिए मैंने नीचे में इनके द्वारा जो कविताएं हैं, इनके द्वारा तो बहुत सारी कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन यहाँ मैंने जो इम्पोर्टेंट है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने उसे ये यहाँ लिखा है। आप लोग एक नज़र में इसे देखिएगा। देखिए पहला जो है वो हम लोगों ने देखा था, इनकी पहली कविता है जो 1915 में प्रकाशित हुई थी, द लव सॉन्ग ऑफ ज अल्फ्रेड प्रोफोक। ठीक है, इसे याद रखिए। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे लिखे हैं, आप एक नज़र में सभी को देखिएगा। यहाँ पर देख लीजिए, मैं कुछ कुछ का नाम ले लेता हूँ। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, फिर यहाँ पर देखिए द प्रिल्यूड्स है, फिर यहाँ पे द बोस्टन इवनिंग ट्रांसस्क्रिप्ट है, रेसेंबली ऑफ ऑन अ विंड नाइट है, फिर यहाँ पर जितने भी हैं सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इससे रिलेटेड देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मैं बता सकता हूँ। मान लीजिए आपका यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ रहे कि द कुकिंग एग, बर्बैंक विथ अ बेडकर या स्विनी इरेक्ट, और कोई और लेखक की रचना दी हुई रहेगी और इसमें पूछा जाएगा कि इनमें से टी.एस. इलियट की कौन सी रचना नहीं है, या फिर 3 अलग ऑप्शन रहे और एक इन्हीं में से कोई एक रहेगा और पूछा जाएगा कि कौन सी टी.एस. इलियट की रचना है। तो आप सभी को देख लीजिएगा एक नज़र में। मैंने यहाँ पे जितनी भी रचना लिखी है ये इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना है, और 100% नहीं तो मैं 90% ज़रूर बोलूँगा कि मैंने जो यहाँ पर नाम दिया है इसी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनकी जो रचना है, क्योंकि यही इनकी सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध रचना है ये सब। तो इसे देख लीजिएगा एक अच्छे से। देखिए यहाँ मैंने 2 लाइन खींची हैं, एक है द वेस्टलैंड और एक है 4 क्वार्टर्स। ये क्या है? जैसा मैंने बताया था कि द वेस्टलैंड के बारे में कि इनकी जो सबसे प्रसिद्ध रचना है उसमें 434 लाइन है और इसमें 5 कविताएं हैं कंसिस्टेंट। तो वो कौन कौन सी हैं? देखिए यहाँ मैंने 5 कविताएं लिखी हैं और लाइन्स कहाँ से कहाँ कितनी लाइन्स हैं उसमें यहाँ पर मैंने बता दिया है। इसे याद रखिएगा कि इसमें कितनी लाइन्स हैं, इससे संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे 5 है तो देख लीजिए क्या है, द ब्यूरल ऑफ द डेड, सेकेंड है द गेम ऑफ चेस, उसमें लाइन्स देख लीजिए मैंने लिखा है। थर्ड में द फायर सरमोन, इसमें देख लीजिए 173 से 311 लाइन्स हैं। फोर्थ में है डेथ बाय वाटर, यहाँ पर भी देखिए लाइन्स दिया है, मैंने दिया है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। और फिफ्थ में है देखिए व्हाट द थंडर सेड, इसमें 322 से 434 लाइन है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन्हें अच्छे से देखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप पढ़ रहे हैं तो आपको भी महसूस हो रहा होगा कि ये इंपॉर्टेंट है। और नीचे देखिए 4 क्वार्टर जो उनकी रचना है ये भी काफ़ी प्रसिद्ध रही है, नोबेल पुरस्कार जो मिला है उसमें इस रचना का भी योगदान काफ़ी है। इसमें क्या है कि 4 पोएम हैं जो काफ़ी बड़ी बड़ी हैं। तो वो कौन कौन से 4 पोएम हैं यहाँ मैंने लिखा है। 4 क्वार्टर, 4 इसी से है 4, तो यहाँ 4 है। तो कौन कौन सी है देख लीजिए, ब्रंट नॉटन, ये देख लीजिए प्रकाशित हुई है। सेकंड में ईस्ट कुकर है, थर्ड में द ड्राई सेल्वेज है, और फोर्थ में लिटिल गिडिंग है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी जो रचनाएं हैं। तो रचना से भी संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर द वेस्टलैंड से ही पूछा जाए कि इनमें से कौन सी रचना वेस्टलैंड की नहीं है, तो हो सकता है 3 दिया हो रहा है, 1 ना हो, या फिर 4 नहीं होगा और बोला जाएगा कि कौन सी रचना वेस्टलैंड की है। तो याद रखिएगा इसी तरह 4 क्वार्टर्स में भी पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इस रचना से ही, और अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके द्वारा एक निबंध लिखा गया है, प्रसिद्ध निबंध है, और बहुत सारे लिखे गए हैं लेकिन प्रसिद्ध निबंध है, उसे देख लेते हैं। टी.एस. एलियट के द्वारा
लिखा गया प्रसिद्ध निबंध कौन सा है? तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इससे। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इनके द्वारा दोस्तों कुछ ड्रामा भी लिखा गया है, 6 से 7, मैंने सभी का यहाँ पर लिख दिया है कौन कौन से ड्रामा है। टी.एस. एलियट के द्वारा लिखा गया प्रमुख ड्रामा, ठीक है, कौन कौन सा है? तो देख लीजिए यहाँ मैंने 6 ड्रामा का लिखा है, इंपॉर्टेंट है, इसे भी एक नज़र याद रखिएगा। ईयर मैंने लिखा है कब प्रकाशित हुई है। पहला है द रॉक, ये 1934 में प्रकाशित हुई थी। देखिए जो सेकेंड है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द मर्डर इन द कैथेड्रल, ये 1935 में प्रकाशित हुई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। थर्ड में द फैमिली रियूनियन, ये 139 में 1939 में हुआ है। फोर्थ है द कॉकटेल पार्टी, ये 1949 में प्रकाशित हुई है। और फिफ्थ है द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, ये 1954 में प्रकाशित हुई है। और एक है द एल्डर स्टेट्समैन, ये 1959 में प्रकाशित हुई है। लेकिन इसके साथ क्या है, ये परफॉर्म पहले हो गया था, ये 1958 में ही परफॉर्म हो गया था, प्रदर्शित हो गया था, उसके बाद इसका प्रकाशन हुआ है। तो ये याद रखिएगा इस चीज़ को। द एल्डर स्टेट्समैन प्रकाशित हुई 1959 में, लेकिन इसका प्रदर्शन ये पहले ही नाटक का हो गया था। ये कब हुआ था? 1958 में। इंपॉर्टेंट है ये, इसे भी अच्छे से देखिएगा। चलिए आज का ये लास्ट पॉइंट है, इसे अच्छे से देख लीजिए। टी.एस. एलियट के द्वारा लिखे गए 20 निबंध का एक समूह है, इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आया हुआ है। टी.एस. एलियट के द्वारा लिखे गए 20 निबंध के समूह है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है द सीक्रेट वुड, द सीक्रेट वुड, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो दोस्तों ये आज का लास्ट पॉइंट था। मैंने टी.एस. एलियट से संबंधित बहुत से जो पॉइंट्स थे उसको मैंने आपके सामने रख दिया है। और मेरा मानना है, मैं 100% श्योर होकर के बोल रहा हूँ कि आज मैंने जो वीडियो रखा है और इसमें जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं 100% इससे बाहर क्वेश्चन टी.एस. एलियट के नहीं आएंगे। आप इसे अच्छे से देखिएगा, जब क्वेश्चन आएंगे, जब एग्ज़ाम होगा तो आप देखेंगे कि इसी से संबंधित और इतने जो मैंने टॉपिक बताए हैं आज, पॉइंट्स बताए हैं, इसी से क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। और नेक्स्ट वीडियो मैं इसी से रिलेटेड लाऊंगा, वहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से तैयार कर रहा हूँ, जिसमें मैं 4 ऑप्शन के साथ आपके लिए क्वेश्चन लाऊंगा टी.एस. एलियट का। आप क्योंकि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स आप देख रहे हैं, जो 4 ऑप्शन जब रहेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा और उसका आंसर आप देंगे। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? सच बताऊं तो टी.एस. एलियट का वीडियो बनाने में मुझे समय लग गया, 2 से 3-4 दिन लग गए, क्योंकि बुक तो मेरे पास इनका नहीं है, इनकी रचनाओं से संबंधित भी बुक नहीं है। तो मुझे गूगल में सर्च कर और इधर उधर से वीडियो देखकर मतलब डाउनलोड कर तैयार करना पड़ा। और आप मानेंगे, देखेंगे कि टी.एस. एलियट्स पाश्चात्य साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो इनकी जो रचनाएं, इनके बारे में जो है सारे इंग्लिश में दिए हुए हैं, तो हिंदी में तैयार करना भी थोड़ा सा समय लग गया, इसके लिए लाने में मुझे समय थोड़ा देर हो गया है। फिर भी मैंने प्रयास किया कि अच्छे से आपके सामने रखूँ वीडियो को तैयार कर। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा और आपको लग रहा है कि इसमें जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं वो आपके लिए लाभदायक हैं, तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा। और वैसे फ्रेंड्स जो पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और आज का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पहले पूरा देख लीजिए। इसके पहले मैंने प्लेटो से संबंधित भी वीडियो दिया है, विलियम वर्ड्सवर्थ से, आप सभी को देख लीजिए। और आपको लगता है कि मैंने जो बताया है वो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम के लिए लाभदायक है, तो आप भी एक लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन आपको मिलेगा, उसे ऑल में प्रेस कर दीजिए। इसके बाद मैं जो भी वीडियो दूंगा उसका लिंक आपको आसानी से मिलेगा और आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आने वाले एग्ज़ाम में। तो दोस्तों अच्छे से रहिए, कोरोना से अपना बचाव कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। हम लोग जल्द फिर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में टी.एस. एलियट से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से संबंधित बना कर लाऊंगा। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।